और वहाँ पे मुझे एक गाँठ महसूस हुआ, एक लम्प। और उस टाइम मुझे लगा कि ये क्या है, कि जिस वक़्त मुझे वो गाँठ मिला था, उस टाइम पे मैं फुल ऑफ एनर्जी थी। मैं रिसर्चर्स दिखाते हैं कि हम महिलाएँ जब गाँठ मिलती है, तो हम अक्सर लेट कर देते हैं डॉक्टर के पास जाना। ये है कि मुझे ये तक नहीं मालूम था कि ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। मुझे लगा कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो ट्रीटमेंट क्या था, मतलब फिजिकली और मेंटली कितनी दिक्कतें हुई उस ट्रीटमेंट को करवाने में? ब्रेस्ट कैंसर कई तरीके के होते हैं। करीब 15 तरीके के अलग-अलग ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। मैंने बस यही प्रे किया था कि कुछ भी हो जाए, रेडिएशन भी हो जाए, पर कीमो ना हो। उस दिन शायद पहली बार बैठ के मैं अपने डॉक्टर के सामने फूट-फूट के रोई थी। ऐसा होगा जिसने आपको ताकत दी होगी, वो चीज़ क्या रही आपके पास? कि 20 साल की उम्र के बाद आप अपने होम चेकअप्स कर सकते हो। ऑनलाइन आपको बहुत सारे वो मिलते हैं, डायग्राम्स मिलते हैं। बाद 40 साल की उम्र के बाद साल में 1 बार तो मैमोग्राम करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई लेडीज़ होती हैं जो अवॉइड करती हैं किसी भी तरीके के टेस्ट करवाना या मैमोग्राफी कराना। तो अल्टरनेट जो ट्रीटमेंट्स बोला गया था, उनके बारे में मैंने सारा रिसर्च कर लिया था और अनफॉर्चुनेटली उसका कोई सबूत नहीं था सक्सेस रेट का। जैसे आप हिना खान को जानते ही हो, हाँ जी, हाँ। उन्होंने बहुत कुछ किया है, ठीक है? जैसे मैं कॉफ़ी के बिना मैं रह नहीं सकती थी। तो मैम, आफ्टर बीटिंग द कैंसर, ट्रायम्फ का मतलब क्या है आपके लिए? जो ये बुक है, ऑब्वियसली इसमें आपकी स्टोरी तो होगी, बट डिड यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स आल्सो? हरे कृष्णा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राइम्फ पॉडकास्ट के एक और बेहतरीन एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जो ना केवल एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं, अपितु वो एक राइटर भी हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है एक बुक के ज़रिए, जिसका नाम है इनसाइड द माइंड ऑफ अ कैंसर वॉरियर। आज हम जानेंगे उनकी कहानी के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी हार्डशिप्स के बारे में, और इवन वो एक मैसेज भी हम आप लोगों तक कन्वे करेंगे कि हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम अ कैंसर। एक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से कैसे बचा जाए, ये भी हम उनके थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं मिलके शिल्पी खन्ना जी का। शिल्पी जी, स्वागत है आपका ट्राइम थैंक यू। पॉडकास्ट में। सबसे पहले कैसे हैं आप? हाउ यू आर फीलिंग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ और अभी ऐसा लग रहा है कि कैंसर ख़त्म तो हो गया, 6 महीने हो चुके हैं मुझे। और लगभग ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल अब जा ही रहा है। ग्रेट मैम। तो मैम, आपको बुलाने का मकसद यही था आज कि हम लोगों तक कुछ ऐसी चीज़ें पहुँचाएँ जो लोगों को नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कैंसर के बारे में सब सुनते हैं, लेकिन उस कैसे होता है, क्या रीज़न्स होते हैं, और शायद मोस्टली लोगों को नहीं पता। हम इसलिए एक अवेयरनेस वीडियो आपके थ्रू बना रहे हैं कि आपको पहली बार कैसे पता लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम है? ओके, सो पहली बार क्या हुआ था, पहली बार की जगह मैं आपको बताती हूँ उस दिन के बारे में। तो मैं काम से एक ट्रिप पे जा रही थी और मैं पैकिंग कर रही थी। और मेरे साथ क्या है कि पैकिंग करते-करते मैं अपने हस्बैंड और बेटे से बात करती रहती हूँ कि चलो थोड़ा-सा टाइम स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि अगले दिन जाना होता है 3-4 दिन के वर्क ट्रिप के लिए। तो बात करते-करते, मतलब जैसे हँसी-मज़ाक में बात करते-करते मेरे हाथ मेरी छाती पे लगी और वहाँ पे मुझे एक गाँठ महसूस हुआ, एक लम्प। और उस टाइम मुझे लगा कि ये क्या है? मतलब ये होना नहीं चाहिए, और दिमाग में आया कि चलो कुछ नहीं होगा, ये गायब हो जाएगा, है ना? कि मैं जब तक वापस आऊँगी वहाँ से, तो नहीं मिलेगा मुझे। फिर 4 दिन हो गए, वापस भी आ गई और वो गायब हुआ नहीं। उसके बाद मुझे अपने फैमिली को बताना पड़ा कि ऐसे मिला है, तो फिर वहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है। ओके। तो मैम, ऐसे कोई शुरू में सिम्पटम्स थे जो शायद आपने इग्नोर कर दिए होंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपको बता नहीं सकती कि जिस वक़्त मुझे वो गाँठ मिला था, उस टाइम पे मैं फुल ऑफ एनर्जी थी। मैं डे आफ्टर डे काम कर रही थी, मैं भागा-दौड़ी कर रही थी, ज़िंदगी बहुत अच्छा था, मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, काम सब कुछ इवनली चल रहा था विथ फुल एनर्जी। मुझे कभी महसूस भी नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सो इट वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। और मैम, जब आपको ये डायग्नोज हुआ, जब हुँ। डॉक्टर्स ने आपको बताया, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? डायग्नोज़ होने से पहले मैं आपको बताती हूँ थोड़ा-सा अपना जर्नी, कि कैसे करके वहाँ तक मैं पहुँची। क्योंकि ये ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्चर्स दिखाते हैं कि हम महिलाएँ जब गाँठ मिलती है, तो हम अक्सर लेट कर देते हैं डॉक्टर के पास जाना। ऑन एवरेज हम 2 से 3 महीने लगा देते हैं कि हम जाके उसको दिखाएँ। तो इसलिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये नहीं पता था। देखिए, मैं अपने आप को एजुकेटेड मानती हूँ, मैं काम करती हूँ, इंडिपेंडेंट अपने आप को मानती हूँ।
पर मुझे ये कहते हुए मतलब अभी शर्म तो आ ही रही है, पर कहना ज़रूरी है कि मुझे ये तक नहीं मालूम था कि ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। मुझे लगा कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट चेकअप करेंगे और वो फिर आगे बताएँगे कि क्या करना है। पर ऐसा नहीं होता है, ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जिनके पास हमें जाना होता है और वो वहाँ से आपको बताते हैं कि क्या करना है। क्योंकि जब मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे मैमोग्राम के बारे में नहीं बताया, उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के बारे में नहीं बताया, सीधे बोला जाके आप बायोप्सी करवा लीजिए। तो उस टाइम पे मुझे ये नहीं समझ में आया कि सीधे बायोप्सी ही क्यों कह रहे हैं मुझे। तो इसलिए फिर मैंने टाल दिया बात को। मैंने 2 हफ्ते लगाए थे, 2 महीने तो नहीं लगाए, 2 हफ्ते लगाए कि मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया, बायोप्सी वगैरह करवाया, तो वो सब कुछ करते-करते 1 महीना तो हो ही गया था। तो अगर किसी को गाँठ मिलता है, मैं सजेस्ट करूँगी कि इमीडिएटली जाके एक आप ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए और अक्सर वो गाँठ कुछ नहीं होता है, पर अगर कुछ होता है तो इनिशियल स्टेजेस में इलाज आसान हो जाता है। तो आपने मुझसे सवाल पूछा कि मुझे कैसे महसूस हुआ? तो जब मुझे पता भी नहीं था कि वो कैंसर है, उससे पहले जब से गाँठ मिला था, आई थिंक वो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए। अम, मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस थी, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि दिमाग के पीछे था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मतलब जब दिमाग ही आपका वो चलते रहता है, तो जब मैं काम पे भी जाती थी, तो एक वर्कशॉप एंटर करने से पहले, ट्रेनिंग देने से पहले, फिर मेरे दिमाग में यही चलता था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, अगर कैंसर है तो क्या होगा? तो अ, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो स्टेज कितना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। ऑब्वियसली मैम, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। हुँ, बहुत मुश्किल होता है किसी बहुत। भी को जानना कि मुझे ऐसी कोई चीज़ है। हुँ, तो मैम, ऑब्वियसली आपके साथ उस टाइम आपकी फैमिली रही होगी, हुँ, आपके रिलेटिव्स के आपके करीबी लोग रहे होंगे। हुँ। उन्होंने इस चीज़ को कैसे लिया जब उनको पता लगा कि ये प्रॉब्लम हुई है? तो मेरे बायोप्सी का रिपोर्ट मेरे पास तो आया नहीं था, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि मैं देख नहीं पाऊँगी उस रिज़ल्ट को। तो मुझे वो दिन अभी भी पूरे क्लैरिटी के साथ याद है। ये था मई 2024 की बात। और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे लिविंग रूम में और मैं उनके पास जाके बैठी और मैं बहुत दिनों से उनसे पूछ रही थी, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आया? तो वो कहते थे कि नहीं, नहीं आया रिपोर्ट। और उस दिन मैंने उनसे पूछा कि रिपोर्ट आ गया? तो उन्होंने सिर्फ़ सिर हिला के हाँ बोला। फिर मेरा जो भी डाउट्स था वो सारा कन्फर्म हो गया कि अगर नहीं होता तो खुद ही आके कह देते कि अच्छा रिपोर्ट आ गया, कुछ नहीं है। तभी समझ में आ गया था कि चलो अब है कैंसर। ओके। तो मैम, आपका ट्रीटमेंट ऑब्वियसली हुआ होगा, हुँ, तो वो ट्रीटमेंट क्या था? मतलब फिज़िकली और मेंटली कितनी दिक्कतें हुई उस ट्रीटमेंट को करवाने में? क्योंकि हुँ, कैंसर का ट्रीटमेंट जैसा मैंने सुना है कि बहुत कीमो बहुत डिफ़िकल्ट है, हुँ, शरीर हुँ, पे बहुत इम्पैक्ट्स होते हैं उसके। हुँ, थोड़ा-सा प्लीज़ आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए उसके बारे में। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ब्रेस्ट कैंसर कई तरीके के होते हैं। करीब 15 तरीके के अलग-अलग ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। तो मुझे जो ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर था वो था हार्मोनल ब्रेस्ट कैंसर, ईआर पॉज़िटिव, पीआर पॉज़िटिव, एचईआर2 नेगेटिव। उसका मतलब ये है कि मेरा जो हार्मोन का फूड है या खाना है, कैंसर का सॉरी, वो मेरा हार्मोन्स है। तो मेरा जो इलाज होगा वो जिसका नहीं है हार्मोनल उससे अलग होता है। तो मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे स्पेसिफिक कैंसर के लिए है, क्योंकि फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि वन ट्रीटमेंट फॉर ऑल नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से टाइप का कैंसर, कौन से सब टाइप का कैंसर, उसके हिसाब से फिर सबका ट्रीटमेंट होता है। सो मेरा क्या था कि मेरा सबसे पहले सर्जरी हुआ था। तो सर्जरी से फिर वो गांठ निकालते हैं और गांठ के आसपास का एरिया भी निकालते हैं, मार्जिन्स लेके, ताकि वो कैंसर अगर कहीं से भी रह जाए तो वो हट जाए। तो उसके बाद वो पूरा गांठ जाता है बायोप्सी के लिए। तो मेरा जब गांठ वापस आया मुझे पता चला कि मेरा स्टेज 2A कैंसर है और उसके अलावा मेरा ग्रेड 3 ट्यूमर है। उसका मतलब क्या होता है कि ग्रेड 3 ट्यूमर जो होता है वो अग्रेसिवली फैलता है और उस वजह से मुझे कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ी है। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगी, और एक चीज़ देखा जाता है कि हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, तो लिम्फ नोड्स में आपका कैंसर गया है कि नहीं, वो भी चेक किया जाता है। तो वो भी और एक फैक्टर होता है ट्रीटमेंट का। मेरे लिम्फ नोड्स में नहीं गया था, तो मैं उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लकी अपने आप को मानती हूँ।
तो जब पता चला ग्रेड 3 ट्यूमर है, मुझे बोला गया था कि कीमोथेरेपी होगा। और मैं आपको बताऊँ, मैंने पूरे सर्जरी उससे पहले मैंने बस यही प्रे किया था कि कुछ भी हो जाए, रेडिएशन भी हो जाए, पर कीमो ना हो। क्योंकि मैंने सुना था कि अर्ली स्टेजेस में मिल जाते तो हो सकता है कि कीमो की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हर कैंसर पेशेंट को कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जब पता चला कि ग्रेड 3 ट्यूमर है, तब तो ये डिटरमिन्ड ही था कि चलो होना ही है अब कीमो। उस दिन शायद पहली बार बैठ के मैं अपने डॉक्टर के सामने फूट-फूट के रोई थी। क्योंकि वो एक होता है ना दिमाग में कि देखो आप इतने एनर्जेटिक हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भागा-दौड़ी कर रहे हो। अब जाके कीमोथेरेपी करवाने का मतलब है कि अपने आप को बीमार करना। तो आप बीमार होगे फिर जाके ठीक होगे, और वो बात मैं अपने आप को नहीं समझा पा रही थी। तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। मैम इनफैक्ट मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि शायद ऐसा मोमेंट आया होगा जब आप टूट गई होंगी, हाँ, क्योंकि हाँ। ये चीज़ें हर कोई ले नहीं सकता हुँ, बहुत ईज़िली, इसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल यस। होता है। हुँ, हुँ, तो मैम ये तो चलिए बात रही कि आपने सब चीज़ें देखी, हुँ। मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट हुई होगी डेफ़िनेटली। बहुत ज़्यादा। ओके। तो मैम देखिए जब आपने वो सब चीज़ें फेस की, तो हुँ, डेफ़िनेटली कोई ना कोई स्ट्रेंथ तो आपके पास रही होगी। हुँ, कुछ तो ऐसा होगा जिसने आपको ताकत दी होगी। हुँ। वो चीज़ क्या रही आपके पास? मैं आपको बताती हूँ कि सर्जरी के बाद सबसे आई थिंक सर्जरी जब हो गया था तब सबसे मुश्किल फेज़ होता है, बिकॉज़ आप लिम्फ नोड्स जब आपके रिमूव होते हैं तो आपका हाथ का मोबिलिटी थोड़ा-सा वो हो जाता है मुश्किल। तो आपको एक्सरसाइज़ेज़ बता दिया जाता है कि आप क्या कर सकते हो हाथ की मोबिलिटी वापस लाने के लिए। तो आप ठीक से नहा नहीं पाते हैं। हाथ उठा के, मेरा तो राइट साइड में था तो हाथ उठा के आप खाना भी नहीं खा सकते प्रॉपर्ली। तो हर चीज़ में कोई ना कोई आपको असिस्ट करता है एटलीस्ट फॉर 7 टू 10 डेज़। ओके। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट होता है कोई उनको हेल्प कर रहा है कपड़े पहनने में, नहाने में, खाना खिलाने में, तो ये लोग डिस्कस नहीं करते कैंसर के बारे में। तो आई थिंक वो सबसे मुश्किल टाइम था। पर उसके बाद जब मेरा कीमो शुरू हुआ था, कीमो शुरू होने के बाद मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि तब मैं टर्म्स पे आ गई थी। मैंने अपने मन को मना लिया था, अब तो इलाज करवाना ही है। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो रो-धो के करूँ, या तो किलस के करूँ, या तो बोलूँ कि चलो करना ही है तो पॉज़िटिवली मोटिवेटेड होके करूँ। सो आई थिंक वहाँ से जाके वो शिफ्ट आया, जब कीमो शुरू हुआ मेरा। ओके। तो मैम एक चीज़ और, जैसे आपने बोला कि ब्रेस्ट कैंसर हुँ, जो एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिसीज़ है, हुँ, इसको अगर किसी इंसान को बचना है, हुँ, तो हुँ, उसको क्या वो प्रिकॉशंस उठानी चाहिए? हुँ, हुँ, और किस तरीके से आप थोड़ा-सा लोगों को गाइड करें कि लोगों में हुँ, थोड़ी जागरूकता बनी रहे उस हुँ, चीज़ के लिए? क्योंकि एक्चुअली लोगों को ना नॉलेज नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो थोड़ा-सा आप शेयर करें हमारे साथ में। श्योर। सो मैं आपको बताऊँ कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसको ना प्रिवेंट करना एक ऑप्शन नहीं है। सो या तो है या तो नहीं है। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं ज़िंदगी भर एक पूरा रूटीन फ़ॉलो करूँगी तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। ये नहीं है एक ऑप्शन, क्योंकि आप देखोगे मैं जब हॉस्पिटल जाती थी अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो मुझे मौका मिला था बहुत सारे लोगों से मिलने का। तो चलो मैं मानती हूँ कि मैं ठीक से खाना नहीं खाती थी, टाइम से नहीं खाती थी, काम की वज़ह से नींद पूरी नहीं होती थी। लाइफ़स्टाइल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, क्योंकि जब आप कंटिन्यूअसली काम करते हो तो फिर बहुत सारी अनहेल्दी खाना भी खा लेते हो वग़ैरह, तो उस वज़ह से किसी को कैंसर हो सकता है। पर मैंने वहाँ पे देखा जो लोग प्रॉपर डाइट पे है, प्रॉपर एक्सरसाइज़ करते हैं, सब कुछ मतलब एक सूफ़ी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करते हुँ, हैं, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है। ओके। सो वी कांट डेफिनिटली से कि आप ये नहीं करोगे तो आपको नहीं होगा। पर हम क्या कर सकते हैं मैं ये आपको बताती हूँ कि 20 साल की उम्र के बाद आप अपने होम चेकअप्स कर सकते हो। ऑनलाइन आपको बहुत सारे वो मिलते हैं, डायग्राम्स मिलते हैं कि किस तरीके से आपको घर में जाँच करना चाहिए। सो मंथली अगर आप एक बार अपना जाँच करें, और मंथली सेम टाइम पे होना चाहिए लगभग। तो अगर आप अपने जाँच करें और आपको लगे कि कुछ अलग सा है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर से मिलिए 20 साल की उम्र के बाद। और उसके बाद 40 साल की उम्र के बाद साल में 1 बार तो मैमोग्राम करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने नहीं करवाया था, शायद करवाया होता तो फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ा जाता या ज़ीरो स्टेज में पकड़ा जाता, जहाँ पे मुझे शायद कीमो की ज़रूरत भी ना पड़ती। तो यहाँ पे प्रिवेंट शायद ना हो पाए, पर हम प्रिकॉशंस लेके अर्ली स्टेज में अगर पकड़ लें, तो फिर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से हम बच सकते हैं।
मैम मेरा अगला सवाल भी रिलेटिंग टू मेमोग्राफी ही था अच्छा। कि इवन कई लेडीज होती हैं जो अवॉइड करती हैं किसी भी हम्म, तरीके के टेस्ट करवाना हम्म, या मेमोग्राफी कराना, हम्म। उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अगर एप्रीहेंशन ये है कि रेडिएशन एक्सपोजर होता है, तो मैं आपको बताऊं कि जितना एक्सरे का होता है, जो नॉर्मल एक्सरे, लगभग उतना ही है, उससे कम होता है। दूसरा, तकलीफ या ऑकवर्डनेस, देखो मैं गई थी सोच के कि मैमोग्राम जब मेरा हुआ था पहली बार, तब मैं गई थी सोच के, जैसे लोग कहते हैं एक वो कि ओ माय गॉड इतना दर्द होता है, अनकंफर्टेबल होता है। तो मैं अपना डर का लेवल लेके गई थी 100 पे। डिस्कम्फर्ट हुआ 10-20% बस। ओके। शुरू हुआ, 5 मिनट 10 मिनट लगे, उसके बाद खत्म, उसके बाद आप बाहर आ जाते हो बस। मैम अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट, हम्म, इस तरीके की जांच कराना हम्म। कैसे जिंदगियों को सेव कर सकता है, थोड़ा सा ये बताएं प्लीज। यस। तो मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, पर मैं अपने पर्सपेक्टिव से एग्जैक्टली। आपको बताऊंगी कि अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि ये पॉसिबल होता है कि जहाँ पे कीमो बाद में जाके ज़रूरत पड़े, वो ना पड़े। या स्टेज 4 में जो कीमोथेरेपी का डोज होता है या इंटेंसिटी होता है, और एक स्टेज 2 या स्टेज 1 में अगर ज़रूरत पड़े, तो उसका जो इंटेंसिटी या डोज होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ड्यूरेशन का भी फ़र्क होता है। तो आप सोचो कि स्टेज 2 में जब मेरा कीमो चला था, मेरा पूरा 16 कीमोथेरेपीज चले थे। 4 एक तरीके का कीमो और 12 एक तरीके का। तो जो पहले 4 कीमोथेरेपी मेरे थे, वो 21 डेज के गैप में थे, और जो 12 थे, वो लगातार हफ्ते में एक बार था। सो वो करते 16 कीमोस थे मेरे। और उसमें स्टेज 2 में मुझे इतनी दिक्कतें फेस करना पड़ा। तो स्टेज 4 में आप मानो कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती होंगी। और स्टेज 4 में क्या होता है कि कैंसर मेटासाइज यूजुअली हो जाता है स्टेज 4 में, जहाँ पे एक जगह से वो दूसरी जगह तक फैल जाता है। सो ये होने से पहले अगर ट्रीटमेंट हो जाता है, तो अगेन थोड़ा सा कम तकलीफ से आपका ट्रीटमेंट पूरा खत्म हो सकता है। मैम एक क्वेश्चन थोड़ा हट के पूछना चाहता हूँ इसके हम्म, बारे में। देखिए आपने इतने कीमोस कराए, हम्म, एक नॉर्मल गरीब आदमी के हिसाब से हम्म, सोचा जाए तो ये हम्म, कितना एक्सपेंसिव है, ये कितना महंगा पड़ता होगा ये हम्म। ट्रीटमेंट? ये काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं। ओके। ओके। आई वाज टचवुड ब्लेस्ड, क्योंकि हमने इंश्योरेंस करवा रखा था। ऑलराइट। अगेन आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स ऑफ एनी राइट। इंश्योरेंस कंपनीज। ऑलराइट। बट मेरा राय ये है, कोई भी इनकम ग्रुप हो, हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो मतलब अलग अलग पैकेजेस में ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, कुछ कुछ कंपनीज है जो कम रेट में ज़्यादा इंश्योर करते हैं। तो आई थिंक हर किसी के पास इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। मेरा लगभग, और मुझे आप कोट मत करना इसमें, इंश्योरेंस के थ्रू ही 10 लाख के करीब लगे होंगे। ओके। और ये 10 महीने का ड्यूरेशन में, फ्रॉम सर्जरी टू एंड ऑफ ट्रीटमेंट, इतना लगा था। पर आउट ऑफ पॉकेट्स भी आपके खर्च होते हैं। जैसे आपका इनिशियल टेस्ट करवाना, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर आपका मेडिकेशन जो होता है, फिर डॉक्टर विजिट्स जो होते हैं, हर कीमो से पहले आपको डॉक्टर को विजिट करना होता है। एवरी वीक आपका ब्लड टेस्ट होता है। तो ये जो एक्सपेंसेस है, वो तो मैं गिन ही नहीं रही इसमें। तो आई मीन बजट उससे ऊपर भी चला जाता है। मोटा मोटा मतलब 15 के अराउंड मान के चलते हाँ, हैं एंड क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स ऑल्सो। तो मैम कई लेडी ना, आज भी कई बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो कैंसर से जूझ रही हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगी आप? देखिए, जब कीमो, अगेन सबसे मुश्किल कीमो होता है। उस टाइम पे क्या होता है, पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कीमो का गलत फहमियाँ थोड़ी सी है, जो मैं आप दूर करना चाहती हूँ, फिर इफ आई कैन कम टू यस दैट यस। क्वेश्चन, राइट। तो कीमो में ये गलत फहमी है कि जब कीमोथेरेपी शुरू होगा, तो हर साइड इफेक्ट होगा किसी को। ऑलराइट। ऐसा नहीं है। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जैसे मुझे जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, हो सकता है जो कोई और है मेरे साथ, जिसको सेम कैंसर है, सेम ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको अलग साइड इफ़ेक्ट्स हो। मेरा ज़्यादातर नौजिया था, और मुझे स्मेल बहुत लगता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे प्रेगनेंसी में नॉर्मल लेडीज़ को राइट। होती है, उसका इंटू 1000 लगता था मुझे। तो मुझे वो वाले स्मेल्स आते थे, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर मैं, जैसे ही मुझे घबराहट शुरू होती थी कीमोथेरेपी के टाइम, कीमोथेरेपी के बाद, तो मैं जाके सो जाती थी ताकि साइड इफ़ेक्ट्स चले जाए। तो मतलब इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो बहुत आसान था। मुश्किल तो था ही, पर कीमोथेरेपी इतना भी
बुरा नहीं है जितना लोग समझते हैं कि आपके अंदर जाएगा तो नसें जलेंगी, ये होगा, वो होगा। इतना ज़्यादा प्री मेडिकेशन और पोस्ट मेडिकेशन आपको मिलता है, स्टेरॉइड्स देते हैं आपको, कि आपको कीमोथेरेपी के टाइम पे पता ही नहीं चलता कि आपके नस में कुछ जा रहा है। तो मेरा कीमो पोर्ट है, तो कीमो पोर्ट आपके कॉलर बोन के नीचे लगता है, तो वहाँ से मेरा कीमो जाता था। किसी-किसी के हाथ में भी जाता है जिनको कीमो पोर्ट नहीं लगता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। तो मुझे तकलीफ नहीं होता था, मैं जाके बस वहाँ पे बैठ जाती थी, वहाँ पे लगाते थे और फिर हो जाता था। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि कैसे मोटिवेट रखें अपने आप को। आई थिंक अगर कीमोथेरेपी के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने मेडिकल स्टाफ को अपने फैमिली की तरह आप ट्रीट करें। जब भी आप कीमो के लिए जा रहे हैं, मैं तो उनके साथ बहुत हंसी मजाक करती थी, मतलब वहाँ पे जाके उनकी कहानियाँ सुनती थी, अपनी कहानियाँ बताती थी, फिर दवाई से नींद आने लगती थी, फिर मैं सो जाती थी, फिर उठ के उनके साथ बातचीत। तो मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था उनके साथ। एंड आपको फिर मन भी करेगा कि जाके करवाओ। नहीं तो क्या होता है कि 21 दिन में जब आपको जाना उठ के जाना पड़ता है, फिर आपको लगता है ओह माय गॉड मैं फिर से बीमार पड़ने वाली हूँ। क्योंकि कीमो लगने के जिस दिन आपको लग रहा है उस दिन तो ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगले दिन से सिम्पटम शुरू होते हैं, 10-11 दिन तक चलते रहते हैं वो सिम्पटम्स। तो उसके बाद थोड़ा-सा आपको रिलीफ मिलता है, जब तक आप ठीक होते हो दोबारा से आप उस तकलीफ में आ जाते हो कि चलो फिर कौन जाएगा वो दोबारा से रिपीट करने के लिए। पर दैट इज़ वन। सेकंड इज़ जैसे मैंने आपको बोला 2 ऑप्शंस है हमारे पास, या तो हम हँस के कर लेते हैं या तो हम रो धो के किलस के कर लेते हैं। तो मेरे लिए यही ऑप्शन था कि हँसते-खेलते कर लो। इसलिए मैं कह रही हूँ मेरा कीमो का टाइम जो है वो बहुत प्यार से आराम से बीता था, क्योंकि समझ में आ गया था कि बस अब हँसी-मज़ाक में अगर करूँगी तो आसानी से होगा। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मोटिवेट्स पीपल, कि एक दूसरे से बात करो, गेट टू नो द मेडिकल स्टाफ। जब आप जा रहे हो मोटिवेट होके जाओ कि एक कीमो कम हो गया है, अब इतने बाकी है मेरे लिए, और इतने कम हो गए फिर इतने बाकी है, फिर ऐसे-ऐसे करके आप गिनती करोगे, तब सब कुछ थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाता है। एंड पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। यस। पॉजिटिव थिंकिंग लाना बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे, क्योंकि देखिए आदमी हर चीज़ से नेगेटिव हो रहा है। हुँ। कहीं अगर वो नेगेटिविटी में जाएगा तो इट क्रिएट्स इम्पैक्ट ऑन हिज बॉडी और हुँ, हेल्थ, हुँ, वो हुँ। फ़र्क तो पड़ता ही होगा बिल्कुल, डेफिनेटली। बिल्कुल। पर मैं इसके बारे में भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अक्सर मुझे बोला गया था, या बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को बोला जाता है कि आपको खुश रहना चाहिए, आपको हँसना चाहिए। पर आप मानो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कई दिन होंगे कि आप टूट जाओगे। कोई-कोई दिन आप आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हो ट्रीटमेंट के टाइम पे, आपका इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो आप बाहर ज़्यादातर जा नहीं सकते कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो जब जाना भी होता है, आना-जाना हॉस्पिटल से, आप दूसरों को देखते हो जिनके बाल हैं, जो नॉर्मली लाइफ़ जी रहे हैं, जिनको कैंसर से कोई लेना-देना नहीं है, वो अनरीज़नेबली देख के बहुत गुस्सा आता है, कि ऐसे कैसे? मतलब सब कोई इतना खुश कैसे है, मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ? तो वो थॉट्स भी आते हैं, और वो बिल्कुल नॉर्मल। अगर किसी को लग रहा है वो बुरा इंसान नहीं है, दिस इज़ वेरी, वेरी नॉर्मल। एंड आई थिंक वी शुड गो ईज़ी ऑन आवरसेल्व्स कि हाँ, ये फीलिंग्स जो है जब आ रहे हैं उसको फेस करो, उसको फेस करने के बाद निकालो, एंड देन यू कैन बी स्ट्रॉन्गर एंड हैप्पियर। बट अगर आप दबाओगे इन फीलिंग्स को, फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और मैम जो ये कीमोथेरेपी में बेसिकली बाल उड़ जाते हैं, हुँ, ये तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम रहता होगा, आई हुँ। बिलीव शायद आपने भी वो चीज़ें फेस की होंगी। ओह यस, देखो मेरे बाल वापस आ रहे हैं अभी, इट्स स्टिल शॉर्ट। हाँ, तो मेरा फर्स्ट कीमो के बाद आई थिंक डे 18-19 को आप जो है बाल वो जाने लगते हैं, मतलब जब आपके नॉर्मल हेयर होते हैं, आप बस हाथ डालोगे वो आपके हाथ में गुच्छे-गुच्छे आ जाते हैं, ओके? बिकॉज़ ऑब्वियसली कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत केमिकल्स होते हैं, तो बाल पूरे सिर से नहीं, पूरे शरीर से आपके आईब्रोज़ भी चले जाते हैं। तो अगर आप मेरे पिक्चर्स देखोगे उस टाइम का, आप देखोगे आईब्रोज़ भी नहीं है। तो हाँ, वो एक मुश्किल चीज़ है, पर आप मेरी मानो कि लोग ना, जब पता चलता है कि कीमोथेरेपी होने वाला है, सबसे पहले सोचते हैं कि बाल जाएँगे। पर मैं आपको एक इसका पॉज़िटिव बताती हूँ, जो लोग मतलब शायद बात नहीं करते होंगे इस बारे में। जब आप कीमो के साथ गुज़र रहे हो, मतलब उस टाइम पे इतना मुश्किल होता है उठ के कोई काम भी करना। तो आपको नहाना भी होता है उस टाइम पे, एंड आपको मतलब राशन करना पड़ता है अपना एनर्जी, की एनर्जी बचाओ ताकि मैं जाके नहा भी सकूँ, है ना? उठना भी मुश्किल होता है। और उस टाइम बाल ना होना आई थिंक इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग।
जब जा रहे होते तब नहीं समझ में आता ये बात, पर जब चले जाते हैं ना फिर आपको लगता है, ओ माय गॉड मुझे बाल नहीं धोना है, मैं फटाफट से नहा के आ सकती हूँ, यू नो। सो आई थिंक दैट इट बिकेम अ ब्लेसिंग समहाउ, और फिर मुझे कम दुख होने लगा कि बाल नहीं है, क्योंकि कीमो के साथ अगर बाल भी मैनेज करने पड़ते मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता। आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स, यू नो। तो वही सोच के मुझे दुख कम होने लगा कि चलो कोई बात नहीं है, एक पॉजिटिव साइड तो है इसका। मैम आपने तो बड़ा पॉजिटिवली ये चीज़ ले ली, बट यूजुअली लोग नहीं ले नहीं, पाते हैं नहीं, ये नहीं, तो। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। बहुत ही, आप ये एक रेयर केस कह सकता हूँ कि आपने रेयर सिनेरियो है जिसमें आप कह रहे हैं कि मतलब आई वाज हैप्पी, बट या। हाँ ये पॉजिटिव थिंकिंग ही है, यस। मोटी मोटी यस। बात है। तो मैम ऑब्वियसली आपको ड्यूरिंग जब आपको पता लगा तो लोगों ने आपको शायद और ट्रीटमेंट्स भी बताए होंगे अपार्ट हम्म। फ्रॉम कीमोथेरेपी, हम्म। कि चलो अगर आयुर्वेदिक कर लो, हम्म। कुछ और कर लो, पर कीमो हम्म। में मत जाओ। डू हम्म। यू गेट दैट दोस काइंड यस। ऑफ सजेशंस? ओह, एब्सोल्युटली। ओके, सो मैं आपको बताऊं अगेन, जब मुझे कीमो के लिए बताया गया था और मैंने आपको बताया कि कीमो के अलावा मैंने बोला था कि कुछ भी करवा लो, है ना, रेडिएशन करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। तो जब बोला गया था कि ग्रेड 3 ट्यूमर, मुझे समझाया गया था कि कीमो की क्यों ज़रूरत है, तो मेरे पास उस दिन से और कीमो शुरू होने से पहले लगभग 2 हफ्ते का टाइम था। उस 2 हफ्ते में आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने हर तरीके का रिसर्च कर लिया, हर तरीके का। लोगों ने तो बताया ही था कि आप जाके जो भी ट्रीटमेंट्स है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हम कहेंगे, हम कोई ट्रीटमेंट का नाम नहीं लेंगे इसमें। तो अल्टरनेट जो ट्रीटमेंट्स बोला गया था, उनके बारे में मैंने सारा रिसर्च कर लिया था, और अनफॉर्चुनेटली उसका कोई सबूत नहीं था सक्सेस रेट का, यू नो। हाँ, ये था कि हाँ, टेस्टिमोनियल्स मिल जाते हैं कि हमने करवाया, हमें बहुत अच्छा लगा, ये वो, पर हम देखते हैं कि 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद वो इंसान कहाँ पे है ना? उसका कोई रिपोर्ट नहीं था। ऑलराइट। जो आपका नॉर्मल कीमो एंड रेडिएशन का वो इन्फॉर्मेशन मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, केस स्टडीज में आपके पास अवेलेबल होता है। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ, वो है स्टीव जॉब्स का। आप स्टीव जॉब्स को तो राइट। कौन ही नहीं कौन जानता। नहीं। तो उनको जब कैंसर हुआ था, उन्होंने ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी वगैरह के लिए मना कर दिया था कि उनको नहीं करवाना था, और उन्होंने जाके ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स करवाए, और ये पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, आप मेरे कहने पे मत जाइएगा। तो उन्होंने जब ये ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स करवाया और ये हेल्प नहीं किया, इनिशियली तो उनको लगा कि हाँ चलो मेरे बॉडी में पॉइजन नहीं जा रहा है वगैरह, पर अल्टीमेटली जब चीज़ें बिगड़ गई, वो वापस गए बोलने के लिए कि प्लीज़ मेरा ट्रीटमेंट आप शुरू करवा दीजिए। तब तक अनफॉर्चुनेटली उनके लिए बहुत देर हो चुका था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैल गया था कैंसर। हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट एक जगह, पर जो ट्राइड टेस्टेड प्रूवन है, चाहे वो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्यों ना हो थोड़े बहुत, ओके, आई थिंक इट्स बेटर देन लेटिंग द डिजीज स्प्रेड। तो मैम आपका ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो आपका हम्म। डेली रूटीन भी चेंज हुआ होगा। ओ बिल्कुल। तो मैम उसके अंदर क्या चेंजेस है, लाइक खाने पीने के चेंजेस हुए होंगे हम्म। और सारी चीज़ों में चेंज, वो थोड़ा चेंजेस आप बताएं प्लीज़। अगेन बहुत मुश्किल है समझाना, क्योंकि उस वक्त लगभग आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत कम लोग हैं, जैसे यू नो, अगेन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जैसे आप हिना खान को जानते ही हाँ हो, जी, हाँ जी। उन्होंने बहुत कुछ किया है, ठीक है, पर हर कोई उतना नहीं कर पाता है। तो मैं उतना नहीं कर पाती थी, क्योंकि उस टाइम पे वो पूरे जो ट्रीटमेंट का टाइम था, उस टाइम पे आई थिंक मैं बहुत ही ज़्यादा बेड रिडन थी, या बहुत ज़्यादा सिक फील करती थी। 10 दिन मुझे जब थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होता था, तब मैं अपना बुक राइट करती थी, यू नो। तो पर बहुत मुश्किल था उठना भी। तो घर का काम ये वो फिर आपको परिवार वाले ही सँभालते हैं। आप कोई सुध-बुध ही नहीं रहता है कि आप जाके करो भी, या मन भी करता होगा। जैसे मैंने बोला कि हम्म। नहाना भी एक टास्क था, तो आप सोच लो बाकी के काम-काज तो नहीं हो पाता था। सेकंड आपने और कुछ पूछा था कि बेसिकली जो डेली रूटीन आपके जो था और खाने हाँ, पीने की चीज़ों में कुछ। खाने-पीने की चीज़। तो अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कीमो से पहले अच्छा लगता था। जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी इन 2000, हम्म। तो बहुत सारी ची जैसे मैं कॉफ़ी के बिना मैं रह नहीं सकती थी, और उस टाइम कॉफ़ी का स्मेल भी ज़हर लगता था, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं खा पाती थी, क्योंकि उसका स्मेल ही बर्दाश्त नहीं होता था। तो बहुत लिमिटेड फूड हो जाता है, पर मैं जिनको कीमोथेरेपी चल रहा है, या आपको बोला गया है, आप अपने बॉडी को वही दीजिए जो बॉडी माँग रहा है। आप फ़ोर्सफुली कुछ मत खाइए, क्योंकि फिर
वो नौजिया शुरू हो जाता है, उल्टियाँ शुरू हो जाती है, फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आई थिंक डॉक्टर जो मना करे कि मत खाना, वो तो मत ही खाना। उसके अलावा जो भी आपको बॉडी को सूट करे या नाक को सूट करे मैं बोलूँ तो, वो आप खाइए। तो मैम, कैंसर से जीतने के बाद हुँ, तो आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हुए होंगे। येस। हुँ। वो थोड़ा-सा शेयर कीजिए प्लीज़। कैंसर से पहले पता है क्या, लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है सब कुछ करने के लिए, है ना? मुझे लगता था कि मैं किताब भी लिख लूँगी, ये प्री कैंसर है। मैं बुक भी लिख लूँगी, देख लूँगी कब लिखना है, टाइम निकाल के तो कभी ना कभी कर ही लूँगी। पॉडकास्ट शुरू करना है, वो देख लूँगी कब करना है। सोशल मीडिया शायद थी उससे पहले कि सोशल मीडिया पे पिक्चर्स नहीं डालती थी, अपने काम नहीं डालती थी, बहुत एप्रीहेंशन्स होते थे वगैरह। जब आपको वो 10 महीने मिलते हैं ना, आपको लगता है आपको दोबारा से ज़िंदगी मिल रहा है। फिर आप देखते हो कि क्या-क्या चीज़ें मैंने बोला था कि मेरे पास बहुत टाइम है करने के लिए, और फिर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपको कर ही लेना चाहिए। यू नो, बिकॉज़ यू नेवर नो, बिकॉज़ यू आर गेटिंग अ सेकंड चांस, और अब अपने आप को नहीं रोकना चाहिए, और जो-जो इच्छाएँ थी, वो एक-एक करके गोल सेट करो और पूरा करो। अब ये थॉट प्रोसेस हो गया है। ओके। तो मैम, जैसे बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर के ना बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस भी चलती हैं। हुँ। डू यू कनेक्टेड विद देम? किसी से जुड़े हुए हैं आप? जो आप सोशल मीडिया ग्रुप्स कह रहे हैं, जो सपोर्ट ग्रुप्स टाइप के? सपोर्ट ग्रुप्स, यस। यस। आई एम हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। जब मैंने मुझे पता चला था कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है बायोप्सी के टाइम पे, उस टाइम पे मैंने इंडियन ग्रुप्स को ढूँढने की बहुत सारी कोशिशें करी थी सोशल मीडिया पे, कि मुझे कोई इंडियन ग्रुप मिल जाए। इंडियन कैंसर ग्रुप्स तो है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर, जहाँ पे इंडियन वुमेन वो हो, वो नहीं मिला था उस टाइम पे मुझे। ओके। तो मैंने इंटरनेशनल ग्रुप जॉइन किया था फेसबुक पे, और वो इंटरनेशनल ग्रुप मेरे लिए एक ब्लेसिंग था, मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा जो फीलिंग्स है मैं सिर्फ वही फील कर रही हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उस टाइम मन में बहुत सारी चीज़ें आती, क्योंकि सोचने का ही इतने वक्त मिल जाता है आपको। पर जब मैंने वो ग्रुप जॉइन किया, तो मुझे पता चला कि सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह, यू नो, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स एक ही तरीके के, ज़्यादातर एक ही तरीके की सोच रखते हैं, है ना? थोड़ा-सा इधर-उधर हो सकता है, पर इमोशंस, फीलिंग्स मोर और लेस सेम ही होते हैं। तो वो जो उनका सपोर्ट मिला, आज मैं उनका सपोर्ट करती हूँ जो अभी नए इस जर्नी में आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट मेक थिंग्स वेरी ईज़ी फॉर अस। तो मैम, आफ्टर बीटिंग द कैंसर, हुँ। ट्रायम्फ का मतलब क्या है आपके लिए? ट्रायम्फ तो य मैं आपको बताऊँ, मैं ना कैसे समझाऊँ आपको विदाउट इट साउंडिंग रिडिकुलस, ओके? मैं पूरे कैंसर के टाइम पे कहती थी मैं कैंसर से रिवेंज लेके रहूँगी, कैंसर से रिवेंज, एज़ इफ कैंसर इज़ अ पर्सन और उससे मुझे बदला लेना है, ओके? सो फर्स्ट थिंग मेरे लिए था कि कैंसर ने मुझसे मेरा काम ले लिया था, बिकॉज़ मैं काम नहीं कर पाती थी उस टाइम पे, और मुझे काम करना बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि चलो कीमोथेरेपी में रुकने की जगह वो बुक लिखती हूँ। तो एक वो मेरे लिए बदला था कैंसर से। दूसरा था कि बुक पब्लिश करके अब काम पे फुल फ्लेज वापस आना 6 महीने के अंदर-अंदर, मेरे लिए है कि चलो मैंने कैंसर से एक्चुअली में बदला ले लिया है, एंड आई एम ट्रायम्फेंट इन दैट वे, दैट मैंने फिज़िकली तो हरा दिया था मुझे उस ड्यूरेशन के लिए, पर मेंटली मैं लड़ती रही और वहाँ से मैंने ओवरकम किया। आई थिंक दैट वाज़ द बिगेस्ट ट्रायम्फ। एंड मैम, अब मैं थोड़ा-सा आपकी बुक के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ श्योर, श्योर। कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट द बुक, एंड Mhm, स्पेशली यू गिव द टाइटल इनसाइड द माइंड ऑफ अ कैंसर वॉरियर। mhm. वो नाम आपने क्यों दिया Yeah. उस बुक को? क्योंकि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जिनको कैंसर कभी छुआ ही नहीं है, और भगवान करे ना ही छुए, उनको नहीं समझ में आता कि कैंसर पेशेंट किस चीज़ से गुजरता है। चाहे घर वाले कितने पास हो, वो आपकी देखभाल करते हैं, आपके पास रहते हैं, सब कुछ करते हैं आपके लिए, पर वो भी नहीं समझ सकते कि आपके मन में क्या चल रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वही इंसान जो इस चीज़ से गुज़र चुका है, उनको समझ में आ सकता है। तो जब मैं इंडियन ग्रुप्स ढूँढ रही थी और मुझे मिला नहीं था, और मेरा माइंड इतना ज़्यादा एंग्ज़ियस और स्पाइरल हो रहा था, उस टाइम पे मुझे तो, मैं आपको क्या बताऊँ, वो लग रहा था कि मेरे साथ फिज़िकली तो हो ही रहा है, पर मेंटली ये क्या हो रहा है?
और उस टाइम पे जब तक मुझे वो सपोर्ट ग्रुप नहीं मिला था, आई वाज़ रियली स्ट्रगलिंग, रियली स्ट्रगलिंग। तो जब मैंने ये बुक लिखा तो मैंने इस इंटेंशन के लिए लिखा, अगर किसी भी महिला को लगे कि वो अकेली है इस जर्नी में, या उनको कोई समझ नहीं पा रहा है इस ब्रेस्ट कैंसर की जर्नी या कोई भी कैंसर की जर्नी में, तो ये किताब उठाए, फिर वो देखे कि जो वो फील कर रही है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। डरना, गुस्सा करना, जेलस होना, बहुत सारे इमोशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, और वो सारे उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि वो जब देखे उनको लगे कि नहीं, ये ठीक है, मैं ठीक हो सकती हूँ, एंड मेंटली भी मैं रिकवर कर सकती हूँ। दैट वाज द पर्पस ऑफ राइटिंग द बुक। जो ये बुक है ऑब्वियसली इसमें आपकी स्टोरी तो होगी, बट डिड यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स आल्सो? ओके। सो मैंने जब ये बुक लिखा था, तब तक जब मैं ये सपोर्ट ग्रुप में थी, तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना। तो मेरे लिए ये था कि जब मुझे डायग्नोस हुआ था, आई वाज ओपन टू स्पीक टू एवरीवन अबाउट इट, बट कई लोग हैं जो नहीं बताना चाहते, नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, अपने सगे रिश्तेदारों को भी नहीं बताना चाहते, इंक्लूडिंग द मदर फादर, राइट। तो मैंने जो भी उनका पर्सपेक्टिव था उसको भी सेंसिटिवली वहाँ पे कवर करने की कोशिश किया, कि मैंने दो सिचुएशंस दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल, पीपल हु वांट टू डिस्कस, प्लीज ओपनली डिस्कस, ओपनली शेयर, इट मेक्स यू फील लाइटर। जो नहीं डिस्कस करना चाहते वो भले ही ना करे, तो जर्नलिंग कर लें, तो उनके लिए भी ऑप्शंस दिया हुआ है। सो आई हैव ट्राइड टू एड्रेस ऑल द पर्सपेक्टिव्स दैट आई केम अक्रॉस उस सपोर्ट ग्रुप में, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि हम अलग है या हमारा थॉट प्रोसेस अलग है, तो हमारा थॉट प्रोसेस केटर नहीं हो रहा है इस बुक में। सो आई ट्राई टू सेंसिटिवली केटर टू एवरीथिंग। जो ये आपने किताब लिखी है, इसका इसको पढ़ने के बाद कोई रीडर इसको पढ़ता है, तो उसको आप क्या चाहती हैं कि वो क्या फील करे? देखिए, हर बुक को लिखने जैसे आपने लिखा, आपकी ऑब्वियस एक स्टोरी, एक जर्नी है, आपने कुछ सोच के लिखा होगा कि जब मैं इस बुक को लिखूं, जब वो जो बंदा पढ़ रहा है उसके पास एक मैसेज कन्वे होना चाहिए, राइट? व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस ऑन दैट? मेरे लिए सिर्फ दो ही मैसेजेस मुझे कन्वे करना था। एक तो आप अकेले नहीं हो, और दूसरा ये है कि मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तो ये दो फीलिंग्स जो है, वो मैं चाहती हूँ कि रीडर लेके जाए। चाहे वो कोई इंसान हो जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत हो, चाहे कोई है जो कैंसर से गुजर रहा हो, या कोई फैमिली मेम्बर है जो एक्चुअली में समझना चाहता हो कि एक कैंसर पेशेंट के मन में चल क्या रहा हो। तो शायद मैंने ये सब चीज़ों को केटर करने की कोशिश करी है। And writing this book is a form of therapy for you? Yes, the biggest therapy, yes. So again, day 1 of chemo to day 10, 11, कुछ नहीं हो पाता था, मोस्टली बेड रिडन, मुश्किल से उठना, मुश्किल से थोड़ा सा चलना फिरना, ताकि बॉडी वो ना हो जाए, स्टिफ ना हो जाए या वैसे ना हो जाए। उस टाइम तो बहुत फोकस, कंसंट्रेशन, याददाश्त बहुत ज़्यादा हिल जाता है सब कुछ। बट आफ्टर द 12th डे टू द 20th डे इज व्हेन आई यूज्ड टू राइट, व्हेन आई यूज्ड टू जस्ट राइट। तो ये बुक का जो शेप था इनिशियली, इट वाज जस्ट थॉट्स ऑन पेजेस, विदाउट थिंकिंग कि ये बुक बनेगा कि क्या बनेगा। तो इट वाज सो कैथार्टिक फॉर मी कि जो भी इमोशंस था, जो भी फीलिंग्स था, जो भी मेरे साथ हो रहा था, ट्रीटमेंट से लेके सब कुछ, या लोग मुझे क्या कहते थे और मेरा मन में एक्चुअल क्या रिस्पॉन्स था, वो भी वो सब कुछ मैंने लिख डाला था, एंड इट वाज एक्चुअली वेरी गुड थेरेपी। एंड आई थिंक एनीवन गोइंग थ्रू समथिंग डिफिकल्ट शुड डू इट, शुड जस्ट राइट। ओके। तो मैम, जो आपने बुक लिखी है, व्हाट डू यू थिंक ये जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको और उनके परिवारों को कैसे हेल्प आउट कर सकता है? अगेन गिविंग देम अ ग्लिम्स कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि मेंटली कितना डिफिकल्ट होता है, कितना नहीं होता है। देखो, जब मैंने बुक लिखा था, मैंने रोते रोते लिखा था। कुछ कुछ चैप्टर्स मैंने स्माइल करते हुए लिखा, कुछ चैप्टर्स ऐसे था कि मैं फूट फूट के रो रही थी और लिख रही थी उनको, बिकॉज रीलिविंग दैट एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफिकल्ट। बट आई थिंक जब वो कोई बुक उठाए पढ़ने के लिए, तो उनको एक अंदाज़ा हो जाता है कि कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है, एंड इवेंचुअली की चीज़ें ठीक होती है। वहाँ पे एक चैप्टर भी है जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ, एंड इन दैट चैप्टर इट टॉक्स अबाउट कि लोग हमें क्या बोलते हैं और एक्चुअली हम क्या सोचते हैं। ओके, लाइक मुझे बोला गया था, आई गिव यू वन एग्जांपल। मुझे बोला गया था जब पता चला था लोगों को कि ब्रेस्ट कैंसर है, कहते हैं कि ओ ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत ईजी है, ठीक है, आपके ब्रेस्ट रिमूव कर देंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नो कैंसर इज ईजी, चाहे वो स्टेज 0 ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टेज 4 तो खैर आप छोड़ ही दो, ओके। एंड ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि ब्रेस्ट रिमूवल इज द सोल्यूशन टू ब्रेस्ट कैंसर। वो नहीं ज़रूरत होता है हर पेशेंट को। एक्सट्रीम केसेस या कोई और सिनेरियो में अगर करने की ज़रूरत हो तो शायद हो सके, और मेरा दिल बहुत दुखता है उन लोगों के लिए। पर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज होते हैं, जो मेरा हुआ था। एंड सो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, तो लोग बोलते बहुत चीज़ें हैं, पर यू नो एज अ पेशेंट यू लाइक हाँ ठीक है ओके, इट माइट बी इजी। उस टाइम पे तो आप कॉन्फ्रंटेशन मोड में जाना नहीं चाहते, तो आप हाँ बोल देते हो, पर अंदर साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो। आप इमेजिन करो ना, कोई आपको कह रहा है कि मतलब ऐसे होगा आपके साथ, या आसान भी है पर ये भी होगा, फिर आप सोचते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। बेसिकली वो लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा कंसोल कर रहे हैं, शायद बंदा ना डरे, लेकिन हाँ, अल्टीमेटली आपको पता है कि अंदर अंदर डर लग रहा है हाँ, और वो बिल्कुल, नहीं जाएगा। बिल्कुल। और एक स्टेटमेंट है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, दिस टू शैल पास। ये स्टेटमेंट कोई कहता है ना, फिर मुझे लगता है कि मैं बैठ के उनको समझाऊँ। सीरियसली मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ। सब दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास, पर लोग ना दे आर वेल मीनिंग, आई मीन वो आपकी भला चाहते हैं इसलिए बोलते हैं, या तो पता नहीं होता है कि क्या बोलना चाहिए। तो मैं वैसे नहीं कह रही, पर मेरे अंदर या किसी कैंसर पेशेंट के अंदर ज्यादातर क्या सोचते हैं मैं आपको बताती हूँ। सोचता है दिस टू शैल पास, पर जब शुरू हुआ है, पास होने से पहले जो बीच का मुश्किल रास्ता है उसको तो आप निगेट कर रहे हो ना, बोल के कि दिस टू शैल पास। इट विल पास डेफिनेटली, पर आप हल्के में नहीं ले सकते कि वहां से लेके वहां तक क्या होता है एक पेशेंट के साथ। तो शिल्पी मैम, आप इन फ्यूचर और ऐसी बुक्स लिखने का कुछ प्लान कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, या कुछ और अदर टॉपिक के ऊपर भी? हाँ जी, तो मैंने ये बुक सिर्फ कीमो तक लिखा है, ओके। और इसके बाद जो रेडिएशन और पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट, कैसे आप वापस नॉर्मल लाइफ में जाते हो, मैं ज़रूर उसके बारे में लिखना चाहूँगी। क्योंकि आपने अभी रिसेंटली इंटरव्यू देखा होगा कि नहीं, केट मिडल्टन या कैथरीन प्रिंसेस ऑफ वेल्स जो है, जो रॉयल फैमिली से हैं, उनके इंटरव्यू में उन्होंने भी बोला है, बिकॉज शी ऑल्सो वेंट थ्रू अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर, बट उन्होंने भी बोला है कि लोग सोचते हैं कि कैंसर खत्म हो जाता है, ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, फिर आपको वापस घर के माहौल में छोड़ा जाता है और ऑटोमेटिकली आप वैसे ही इंटीग्रेट कर जाओगे जैसे आप पहले थे। और वो उन्होंने भी बोला है, मैं भी आपको कह रही हूँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिकॉज जो मेंटल और फिजिकल चेंजेस हुए हैं वो इफेक्ट करता है कि कैसे आप वापस सोसाइटी में जाके इंटीग्रेट करते हो। तो आई थिंक पीपल नीड टू नो दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी एज वेल। कैंसर डजंट एंड एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट, देयर इज अ स्टोरी बियॉन्ड दैट एज वेल, एंड दैट नीड्स टू बी हर्ड। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द बुक। ओके, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी मुलाकात शिल्पी खन्ना जी के साथ। इनको बुलाने का जो मकसद था वो था कि हम अवेयरनेस फैलाएं, स्पेशली अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर। देखिए, हमारा जो चैनल है, हम सिर्फ खास लोगों के पास नहीं जाएंगे, हम अपने शो पर आम लोगों को भी इनवाइट करेंगे, ताकि हम आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी बात कर सकें। एंड शिल्पी मैम, आप हमारे शो पर आई, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। आपने अपने इम्पोर्टेंट टाइम में से, इतने बिजी स्केड्यूल में हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आप बहुत स्ट्रांग हैं, जिस तरीके से अपनी जंग आप लड़ रही हैं, हेड्स ऑफ टू यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच दर्शकों, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये शो पसंद आएगा, और हम जल्दी मिलेंगे अगले एक और एपिसोड में। हरे कृष्णा।